गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, और हमने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, ठीक। तो जब आप इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देख लेते हो, गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन देख लेते हो, तो फिर न्यूटन्स का लॉ, जो फर्स्ट लॉ है मोशन का, वो बड़े आसानी से आप समझ पाते हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless some external unbalanced force is applied on the body to change that state। वो कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू उसी स्टेट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब एक्सटर्नल फोर्स भी कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो इधर से भी आप, कोई बॉडी रेस्ट पर है और आप इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, उतना ही फोर्स इधर से भी लगा रहे हो, तो वो बॉडी कैसी है? रेस्ट पे ही रहेगी, है ना। आप अगर अनबैलेंस फोर्स लगा दोगे तो बॉडी की स्टेट जो है, जैसे रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी। ये बात समझ में आती है, ठीक। ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ये बेसिकली 3 बातें कहता है। इनमें से जो सबसे पहली बात है वो कहाँ है? वो सबसे पहली बात ये है, अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ये सबसे पहली लाइन है। ये अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर एक टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है तो वो बुक वहीं पर रखी रहती है ना। वो अपने आप से अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज करती है कि अपने आप से मोशन में आ सकती है? नहीं आ सकती। जब तक कि कोई उस पर उसको रिमूव ना कर दे, उसको वहाँ से कोई हटा ना दे, जब तक कोई उसे हटाएगा नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक उस टेबल पर जो बुक रखी हुई है वो एज इट इज वहीं रखी रहेगी, हाँ या ना। ये जितनी भी यहाँ पर चेयर रखी हुई हैं, इन चेयर को अगर आप कोई फोर्स ना लगाओ तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती हैं, ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर ही रहती हैं। तो ये बात तो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जो न्यूटन ने बताई है कि जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो जो चीज़ें आपके आसपास आपको रेस्ट पर दिख रही हैं वो सब रेस्ट पर ही कंटिन्यू रहेंगी, ठीक। दूसरी बात, बॉडी जो है वो कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप किसी एक बॉल को लेते हो और उसे ग्राउंड में ऐसे फेंकते हो, तो जब आप बॉल को ग्राउंड में फेंकोगे, जब वो बॉल इस सरफेस पर इस तरह से मूव करती हुई जा रही है तो वो चलती ही रहेगी, चलती ही चली जाएगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। वो बॉल कभी नहीं रुकेगी। लेकिन बॉल रुक क्यों जाती है? जब हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि वहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स काम करता है जिसका नाम क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स काम ना करे और किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर काम ना करे तो ये बॉल जो कि मोशन में है, ये हमेशा कैसी रहेगी? मोशन में ही रहेगी। ये वाली बात क्लियर है, ठीक। अगर आपकी कार मोशन में है, आपकी कार कैसी है? मोशन में है, और अगर फ्रिक्शन काम ना करे, ठीक है, या आप ब्रेक अप्लाई ना करें तो आपकी कार हमेशा कैसी रहेगी? मोशन में रहेगी। जैसे वो मोशन में कंटिन्यू रहेगी, ठीक। कहने का मतलब ये है कि रेस्ट पे हो या मोशन में हो, दोनों ही केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करना चाहिए। तीसरी बात जो न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ में बात कही गई है वो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये तीसरी बात है। अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी साइकिल को चला रहे हो और साइकिल को चला रहे हो आप कैसा? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन से जब आपको टर्न करना है तो क्या वो अपने आप टर्न हो जाएगी साइकिल, या आपको करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। यानी कि आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, उसके हैंडल को टर्न करोगे, आप फोर्स लगाओगे, तभी वो उस स्ट्रेट लाइन से मूव करेगी, हाँ या ना।
और अगर मान लो हम उसको हैंडल को टर्न नहीं करते तो वो कैसी चलती रहती, स्ट्रेट लाइन में। अगर आप अपनी कार को राउंड राउंड घुमाना चाहते हो ऐसे, तो आपको कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप अपनी कार को टर्न करना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कार कैसी चलती रहेगी, स्ट्रेट लाइन में। तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन का ये जो फर्स्ट लॉ है मोशन का, ये 3 बातें कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी कंटिन्यू, मोशन में है तो मोशन में रहेगी कंटिन्यू, जिस स्ट्रेट लाइन में चल रही है उस स्ट्रेट लाइन पर चलती रहेगी कंटिन्यू। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको बड़े आसानी से हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर बड़े आसानी से समझ भी पा रहे हैं। इसके बाद अब एक नया टर्म आता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ रख रहा हूँ और उन एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुनोगे, जिससे हम फिजिक्स के अंदर एक नई क्वांटिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों, मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो जैसे आपके सामने एक ट्रक है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने क्या बना दिया, एक ट्रक बना दिया, ओके। ये मैंने आपके सामने एक साइकिल बना दी, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक साइकिल बना दी। अब ये जो ट्रक है ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, और ये जो साइकिल है ये भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर कोई एक पर्सन, मान लो गोलू या भोलू में से कोई भी इनके सामने आ गया, या मान लो भोलू थोड़ा सा चालाक है, उस भोलू ने क्या किया, खुद तो साइकिल के आगे खड़ा हो गया और गोलू को किसके आगे खड़ा कर दिया, ट्रक के आगे। उसने कहा देख, दोनों ही किससे आ रहे हैं, सेम स्पीड से आ रहे हैं, तो किसी के भी आगे खड़े हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। भोलू ने गोलू से क्या कहा, भोलू ने गोलू से ये कहा कि देख, साइकिल भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और ट्रक भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं। तुम ट्रक के सामने खड़े हो जाओ और मैं साइकिल के सामने खड़ा हो जाता हूं, ठीक। तो जब ये साइकिल इसके सामने, जब इससे टकराएगी भोलू से, और जब ये ट्रक इस गोलू से टकराएगा, तो बताओ इन दोनों में से किसको ज्यादा चोट पहुंचेगी, गोलू को ज्यादा चोट पहुंचेगी। क्यों ज्यादा चोट पहुंचेगी, आपने कहा ट्रक वाले को ज्यादा चोट पहुंचेगी, क्योंकि ट्रक क्या है, हैवी। ट्रक क्या है, अरे उनकी वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, बट ट्रक क्या है, हैवी, उसका मास ज्यादा है, तो इसलिए गोलू को ज्यादा चोट लगेगी, भोलू को कम चोट लगेगी। ये बात समझ में आती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने ये देखा होगा कि जो टेनिस वाली बॉल होती है, टेनिस वाली बॉल, और एक क्रिकेट वाली बॉल होती है। तो अगर मान लो टेनिस वाली जो बॉल है, एक तो टेनिस वाली बॉल है हमारे पास और एक क्रिकेट वाली बॉल है, ठीक है। ये क्रिकेट वाली और ये टेनिस वाली बॉल है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं दोनों को सेम स्पीड से आपको मारूं, टेनिस की बॉल भी 5 मीटर पर सेकंड से और क्रिकेट की बॉल भी 5 मीटर पर सेकंड से आपको हिट करूं उससे, तो टेनिस और क्रिकेट की बॉल में से किस बॉल से आपको ज्यादा चोट लगेगी? क्रिकेट की बॉल से ज्यादा लगेगी, क्योंकि टेनिस की बॉल तो कैसी होती है, हल्की होती है सर। मतलब अगेन आप कह रहे हो कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो कि सर अगर आप वेलोसिटी सेम रख रहे हो तो जो मास है वो मैटर करता है। वेलोसिटी सेम हो ऑब्जेक्ट की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मास तो मैटर करेगा। यानी कि अगेन हैवी और हैवी की बात आ गई या लाइट की बात आ गई कि ये लाइट वेट की होती है और ये हैवी होती है क्रिकेट की बॉल। तो क्रिकेट की बॉल अगर लगेगी तो बहुत तेज लगेगी, टेनिस की बॉल लगेगी तो हल्के से लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक, ये बात भी समझ आ गई। तो मैंने इन दोनों एग्जाम्पल में आपको क्या भी बात समझाने की कोशिश की है, मैंने इन दोनों एग्जाम्पल में ये बात समझाने की कोशिश की है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हों, सेम वेलोसिटी से मेरी तरफ आए, सेम वेलोसिटी से मेरी तरफ आए, तो क्या मैटर करता है? मास। क्या मैटर करता है? मास मैटर करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब मैं इससे दूसरी चीज पूछ रहा हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैंने दो क्रिकेट की बॉल ले ली,
मैंने 2 क्रिकेट की बॉल ले ली, दोनों क्रिकेट की बॉल बिल्कुल सेम है, ठीक, और मैंने एक को फेंका 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और एक को फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब दोनों के मास कैसे लिए हैं? सेम, दोनों बॉल तो सेम है, और मैंने एक को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको मारा और एक को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको मारा। तो बताओ इन दोनों में से किस केस में ज्यादा चोट लगेगी आपको? 20 मीटर पर सेकंड। मास सेम है लेकिन हर्ट कौन ज्यादा करेगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि जब मास कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी मास एक जैसे हो, तब कौन मैटर करता है? फिर तब वेलोसिटी मैटर करती है। जब वेलोसिटी सेम हो तब कौन मैटर करता है? मास मैटर करता है। तो फिर न्यूटन ने ये सोचा कि इसका मतलब तो ये है कि ये मास और वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनको कंबाइन करके एक फिजिकल क्वांटिटी बना देते हैं। तो न्यूटन ने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई मास और वेलोसिटी को कंबाइन करके, उसका नाम उन्होंने रखा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो मास और वेलोसिटी दोनों को कंबाइंड करती है, ठीक है, और ये इक्वल होती है इन दोनों के प्रोडक्ट के। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों लीनियर मोमेंटम, ठीक। लीनियर मोमेंटम क्यों बनाना पड़ा ये समझ में आ गया? क्योंकि मास और वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, तो इनको कंबाइंड करके एक फिजिकल क्वांटिटी हमें चाहिए थी। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम, ये इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के। लीनियर मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, ठीक है, और मास को हम m से और वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। तो ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, p इज इक्वल्स टू mv, ठीक है, ये बात समझ आई। अब लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या होती होगी? तो आंसर है मास की यूनिट होती है kg और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या बन के तैयार हुई बच्चों? kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वाली बात याद रखनी चाहिए कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये वाली बात भी ध्यान रखनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारी डेली लाइफ में जब वेलोसिटी सेम हो तो मास फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, और जब मास सेम हो तो वेलोसिटी फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो मास और वेलोसिटी को कंबाइन करके न्यूटन ने एक ये नई क्वांटिटी बनाकर दी जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम, एंड इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। जब उन्होंने मास और वेलोसिटी के बारे में स्टडी की तो न्यूटन को और भी कई चीजें क्लिक की, बहुत सारी चीजें क्लिक की। क्या बातें क्लिक की? जो बातें उन्हें क्लिक की उन्होंने उसको एक फॉर्म, एक लॉ की फॉर्म में बताया जिसे न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और न्यूटन क्या सोच रहे थे उस टाइम? न्यूटन ने ये सोचा कि जैसे मान लो आपकी जो कार है, ठीक है, उसकी बैटरी डेड हो गई है, ठीक है, कार की बैटरी डेड हो गई है। अब कार की बैटरी जब डेड हो जाएगी तो आप क्या करोगे उसको स्टार्ट करने के लिए? बोलो। कार को धक्का लगाएंगे। हम क्या करेंगे? जब कार की बैटरी डेड हो गई और हमें जाना है कहीं तो हम क्या करेंगे? कार को धक्का लगाएंगे, पुश करना स्टार्ट करेंगे। और हमें ये भी पता है कि कार को जब हम पुश करेंगे तो थोड़ा सा वो आगे जाएगी तो स्टार्ट हो जाएगी,
आपने देखा भी होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी, है ना, कि थोड़ा सा हम धक्का लगाते हैं, थोड़ा सा चले, जैसे ही थोड़ा सा चलेगी तो वैसे ही वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि थोड़ा सा एक्सेलरेट कराने की ज़रूरत होती है कार के बैटरी को, ठीक है। कार एक्चुअल में कार को एक्सेलरेट करा रहे हो, बट कार का इंजन थोड़े से एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता होगा वो भी समझ में आता है कि कार जब खड़ी हुई है तो उस टाइम उसके पास कितनी वेलोसिटी है, 0। लेकिन अगर हमने पुश कर दिया उसको थोड़ा सा तो वो स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो वो स्टार्ट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वो 0 से कुछ वेलोसिटी उसने गेन कर ली, यानी उसने एक्सेलरेट किया। तो कार जैसे एक्सेलरेट करेगी उसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, वो इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने ये देखा होगा कि कार को जैसे हम पुश करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, हमने धक्का मारा, थोड़ा सा चले, कार स्टार्ट हो गई। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसा किया जाए कि कार को ऐसे धक्का दे दें तो स्टार्ट हो जाएगी क्या? फिर से सुन लो मेरा क्वेश्चन। एक तो है हम कार के साथ साथ जा रहे हैं धक्का देते हुए ऐसे, नंबर 1 सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि मैंने कार को ऐसे धक्का दे दिया। मान लो एग्जाम्पल के लिए आप कहोगे सर कैसे दे दोगे कार को, अकेला आदमी नहीं दे पाएगा। मैं ऐसा मान लेता हूं कि हम 4-5 लोग हैं और उस कार को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 4-5 लोग क्या करेंगे, साथ के साथ जाएंगे कार के ऐसे धक्का मारते हुए, ठीक है, नंबर 1 सिचुएशन। दूसरा ये, हम 5 लोगों ने कहा 1 2 3 धक्का मार दिया, कार स्टार्ट हो जाएगी क्या? नहीं होगी, कार स्टार्ट नहीं होती। अब यही बात न्यूटन ने सोची कि ऐसा क्यों होता है। जब कार के साथ साथ जाओ फोर्स लगाते हुए तो कार स्टार्ट हो जाती है, और अगर दूर से धक्का दे दो ऐसे करके तो कार स्टार्ट ही नहीं होती। तो न्यूटन को एक बात समझ में आई कि फोर्स का और टाइम का भी इसका मतलब आपस में कुछ रिलेशन होता है, फोर्स का और टाइम का, कि फोर्स कितने टाइम तक लगाया जा रहा है ये मैटर करता है। अब मैंने ऐसा फोर्स लगा दिया तो कुछ भी टाइम नहीं लगा, लेकिन वहां पर कुछ एक सिचुएशन बनी, और मैंने अगर फोर्स ज्यादा टाइम तक लगाया तो दूसरी सिचुएशन बनी। तो इसका मतलब फोर्स और टाइम का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है। अब हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। आपने अगर कभी लाइफ में कोई क्रिकेट मैच देखा है तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब क्रिकेट का प्लेयर बॉल को कैच करता है, क्रिकेट का प्लेयर जब बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे करता है। ये वाला एक्शन कभी देखा है क्रिकेट में कि वो बॉल को ऐसे कर करता है, या आप कभी खेलते होगे तो आप भी कभी ऐसे करते होगे, या ऐसे करते हो, पीछे की तरफ लेके जाते हो ऐसे। तो ऐसा क्यों करता है? ये न्यूटन ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो कर रहा है, कि अगर वो ऐसा कर दे। आप हमेशा करके देखना, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, कि जब आप ऐसे करते हो तो बॉल को अगर ऐसे पकड़ोगे सीधा आगे तो क्या करेगा, बहुत तेज हाथों में लगेगी, ये बात ध्यान रखना। और अगर आप पीछे की तरफ ले जाकर कैच कर रहे हो तो हाथों में कम लगेगी। अब फिर से अगर बॉल को सीधा ऐसे पकड़ लो तो तब हाथों में जितना हर्ट हो रहा है, जितनी चोट लग रही है, या जितनी आपके हाथों में लगेगी, उससे कंपैरिजन में यहाँ कम लगेगी अगर आप ऐसे कर लेते हो। तो सारे क्रिकेट प्लेयर आपने देखे होंगे कि जब कैच करते हैं तो हाथों को पीछे कर लेते हैं। तो इसका मतलब अगेन वो क्या कर रहे हैं, टाइम को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम को बढ़ाने पर हाथ पर क्या कम लग रहा है? टाइम को बढ़ा रहे हैं, ऐसे करके हाथ पीछे ले जा रहे हैं, तो टाइम को बढ़ाने पर क्या कम लग रहा है? फोर्स। ये बात आपको समझ में आ रही है? यस, क्लियर है ये बात? तो उन्होंने सोचा कि अच्छा, इसका मतलब फोर्स और टाइम का आपस में कोई रिलेशन है। इसके अलावा उन्होंने ये भी सोचा कि फोर्स का और लीनियर मोमेंटम का भी आपस में रिलेशन होता होगा। लीनियर मोमेंटम का भी रिलेशन होता होगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा आपको। कैसे होता होगा उसको समझ जाते हैं। जैसे मान लो, सिंपल सी बात सुनना मेरी बात ध्यान से, बड़े आसानी समझ में आ जाएगी कि ये एक बॉल है, इस बॉल को मैंने फोर्स लगाया, मैं अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, मान लो 5, एक ये बॉल को मैंने कितना फोर्स लगाया? 5, और इसी बॉल को किसी दूसरे बच्चे ने फोर्स लगाया 15, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, ये दोनों केस में बॉल किस केस में ज्यादा आगे तक जाएगी? 15 वाले में ज्यादा आगे तक जाएगी, क्योंकि मास तो दोनों का कैसा है? सेम। तो किस में ज्यादा आगे तक जाएगी? 15 वाले केस में, जहां पर 15 फोर्स लगाया। तो अगर मैं फोर्स ज्यादा लगाता हूं तो वहां पर क्या ज्यादा हुआ? तो मैं कहूंगा मोमेंटम ज्यादा हुआ। क्या ज्यादा हुआ? क्यों? आप ये क्यों कह रहे हो मोमेंटम ज्यादा हुआ? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो अगर मैंने वेलोसिटी मेरी ज्यादा है, जब भी मैं कहूं वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या ज्यादा होगा? मोमेंटम। अब इसको ऐसे कहना शुरू किया कि मैंने फोर्स ज्यादा लगाया तो इसमें क्या ज्यादा आई?
वेलोसिटी ज्यादा आई, इसको थोड़ी देर के लिए ये कहना शुरू कर दो कि क्या ज्यादा आ गया उसमें, ये समझ आता है? ठीक, तो इसका मतलब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ज्यादा लगाएं तो उसमें वेलोसिटी ज्यादा आती है। वेलोसिटी ज्यादा आती है, उसकी जगह हमने ये कहना शुरू कर दिया कि उसमें क्या ज्यादा आता है, मोमेंटम। तो फोर्स ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। लेकिन जब हमने बॉल वाला केस लिया था कि जब वो बॉल को ऐसे कर रहा है तो टाइम ज्यादा लगा रहे हैं तो क्या कम लग रहा है हाथों पर, फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दो सिचुएशन को अगर बच्चे ध्यान से सोचें तो जो फोर्स होता है वो मोमेंटम के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएं तो क्या ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब क्या ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि फोर्स ज्यादा होने पर मोमेंटम तो ज्यादा होता है, लेकिन फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता होगा किसके, टाइम के। अब ये सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि ये चीज अगर बढ़ेगी तो ये कम होगी, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो अगर हम टाइम को बढ़ा देते हैं, क्रिकेट प्लेयर क्या होते हैं, चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं, टाइम को बढ़ा देते हैं, तो क्या कम लगता है, फोर्स। तो यानी कि कैसा हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब एक चीज बढ़ रही हो और दूसरी घट रही हो तब तो हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जब एक चीज बढ़ रही हो और दूसरी भी बढ़ रही हो उसकी वजह से तो हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दो टर्म ध्यान रखने चाहिए बच्चों को। क्या ध्यान रखने चाहिए, एक तो होता है टर्म क्या, डायरेक्टली, और एक होता है क्या, इनवर्सली। ठीक है, इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, या मैं उल्टा कहूं कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या इसका उल्टा कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, तो न्यूटन ने भी यही चीज समझ में आई उनको कि फोर्स जो है वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी बात और बताता हूं और फिर न्यूटन के सेकंड लॉ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। सुनेंगे बात को ध्यान से। मान लो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि अगर मान लो कोई एक बॉल है, ठीक है, उसका मास है मान लो कुछ भी m, कुछ भी मास है m, अभी वो रेस्ट पर है, अभी वो कैसी है, रेस्ट पर है, तो उसके पास कुछ अपनी इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी, 0। अभी वो रेस्ट पर है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है बच्चों, अच्छा अब किसी बच्चे ने इस पर फोर्स लगा दिया, जैसे ही वो फोर्स लगाएगा तो क्या उसका मास चेंज हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता सर, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, मास क्या चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी मान लो u से क्या हो गई, v हो गई, u से v हो गई, और मैंने अभी थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए बच्चों से कहा कि मान लो 5 मीटर पर सेकंड हो गई। अब मैं अगर किसी बच्चे से ये पूछूं कि उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, बताओ कितना चेंज आया वेलोसिटी में, 5। आपने कहा 5, कैसे निकाला, तो आंसर है कि v में से मैंने माइनस कर दिया क्या, u। या मैं ये कहूं कि मान लो इनिशियल वेलोसिटी जैसे एग्जांपल के लिए 2 है, सिर्फ एग्जांपल के लिए कितनी, 2 मीटर पर सेकंड है, और मान लो 2 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी जा रही थी, उस पर फोर्स लगा दिया, वो 5 मीटर पर सेकंड से जाने लग गई। ठीक, तो मैं कहूंगा बताओ उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 3। कैसे निकाला, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी क्या कर दी, माइनस। ये समझ में आता है। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनने की जरूरत है, आपको बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए। यहां पर अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इस जगह पर बताना इनिशियली, स्टार्टिंग में इनिशियली बताना लीनियर मोमेंटम कितना है, लीनियर मोमेंटम, तो सर लीनियर मोमेंटम का तो हम फॉर्मूला पढ़कर आए। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटी है उस टाइम। ठीक है, तो इस टाइम ऑब्जेक्ट का अगर आपको लीनियर मोमेंटम बताना हो तो वो कैसे निकालोगे, तो आंसर है उसका मास और इनटू में क्या आएगी, उसकी वेलोसिटी। अभी इस टाइम वेलोसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बोलो, u से। किससे डिनोट कर रहे हैं, u से। ये क्लियर है बात। तो अगर यहां पर लीनियर मोमेंटम पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा, m इंटू यू। ठीक, ये इनिशियली लीनियर मोमेंटम होगा। अब बॉडी पर हमने फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो ऑल्सो क्या चेंज हुआ होगा, बोलो, लीनियर मोमेंटम।
आया ना। अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो ऑल्सो क्या चेंज हुआ होगा। तो अगर मैं पूछूं कि फाइनली बताना लीनियर मोमेंटम कितना हो गया है, फाइनली लीनियर मोमेंटम कितना है, बोलो कौन होशियार बच्चा है। तो आंसर है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास और उस टाइम जितनी वेलोसिटी है वो। ठीक, तो मास तो ये है कितना है m और वेलोसिटी कितनी है v। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना होगा m इंटू वी और इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना होगा m इंटू यू। अब अगर मैं ये पूछूं कि इसके लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना आया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो कैसे निकालोगे बोलो, कैसे निकालोगे। तो जब मैंने आपको वेलोसिटी में चेंज पूछा था तो आप कैसे निकाल रहे थे बताओ, फाइनल में से क्या माइनस कर रहे थे, इनिशियल। तो ऐसे लीनियर मोमेंटम में अगर मैं चेंज पूछूं तो कैसे निकालोगे बताओ। तो आंसर है फाइनल लीनियर मोमेंटम में से माइनस कर देंगे क्या, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, mv माइनस mu। ठीक, तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम में चेंज रहा होगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। तो व्हाट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, mv माइनस mu। क्या हो गया, mv माइनस mu। देखो लीनियर मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, लेकिन चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv माइनस mu। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, बोलो हाँ या ना। फोर्स लगाया तो वेलोसिटी में चेंज आया, या मैं ये कहूं कि फोर्स लगाया तो लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है, आया ना, बोलो आएगा या नहीं आएगा। अरे पहले वेलोसिटी सर कुछ और है तो यहां पर मास इनटू वेलोसिटी कराओगे तो एक आंसर आएगा, लेकिन बाद में वेलोसिटी कुछ और है तो यहां मास इनटू वेलोसिटी कराओगे तो कुछ और आंसर आएगा। तो यानी कि क्या चेंज हो गया, लीनियर मोमेंटम चेंज हो। भाई वेलोसिटी में चेंज आएगा तो ऑल्सो किस में चेंज आ गया, लीनियर मोमेंटम में। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स लगाने पर किस में चेंज आ जाता है, लीनियर मोमेंटम में, लीनियर मोमेंटम में चेंज आ जाता है। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा चेंज आएगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम चेंज आएगा। इस बात का क्या मतलब है, ये समझ में आता है। समझो मेरी बात ध्यान से। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, कितना है, ध्यान दो सिर्फ इधर 1 kg, सिर्फ इधर ध्यान दो कितना है 1 kg, और इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है वो मान लो है एग्जाम्पल के लिए 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों मैं अगर आपसे ये पूछूं कि स्टार्टिंग में इनिशियली बताना कितना लीनियर मोमेंटम है तो क्या आंसर करोगे, बोलो स्टार्टिंग में लीनियर मोमेंटम बोलो, इनिशियली कितना आएगा आंसर, 2 इंटू 1, या मेरे को मास इंटू में क्या वेलोसिटी, कितना आंसर आएगा 2, इतना क्या kg मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं ये पूछूं कि जब इस बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई फोर्स लगाने पर, मान लो कितना फोर्स लगाया, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 5 न्यूटन लगाया एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो अब इसका लीनियर मोमेंटम बताओ कितना आएगा फाइनल, बोलो कितना आएगा, 1 इंटू 5, अगेन क्या कराओगे मास इंटू वेलोसिटी, तो कितना आंसर आएगा 5 kg मीटर पर। ठीक है, ये आंसर आया। ठीक है सर कोई बात नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मान लो यहाँ पर 5 न्यूटन की जगह किसी बच्चे ने 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया होता, ठीक है, और ये वेलोसिटी 2 की जगह मैं कहता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड हो गई होती, तब बताना फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होता, बोलो। अब बताओ फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है, 5 की जगह कितना है, अब 10 है, तो बताओ कितना आएगा, 1 इंटू 10 कितना आएगा 10 kg। समझ में आ रहा है। अब मैं चेंज निकालने के लिए बोल रहा हूं पहली सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन में। पहली सिचुएशन में बताना कितना चेंज आया, बोलो कितना आया 5 माइनस 2। जब मैंने क्या किया, फाइनल देखो इनिशियल ये रखी और फाइनल ये रखी, तो इसकी मोमेंटम में कितना चेंज आया बोलो 3, और अगर इनिशियल ये था और फाइनल ये था तब कितना चेंज आएगा बताओ, कितना आया 8, 10 माइनस 2 कितना 8 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो ज्यादा कब हुई, जब क्या ज्यादा लगाया गया,
फोर्स, क्या ज्यादा लगाया गया? जब फोर्स ज्यादा लगाया जाता है तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, और जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो लीनियर मोमेंटम का आंसर ज्यादा आता है, और जब लीनियर मोमेंटम का आंसर फाइनल वाला ज्यादा आता है तो उसका चेंज भी ज्यादा आता है या ना? उसका जो चेंज की वैल्यू है वो भी ज्यादा आती है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स ज्यादा लगाने पर लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आता है वो भी ज्यादा आता है। ज्यादा फोर्स लगाने पर लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आता है वो भी ज्यादा आता है। इसका मतलब फोर्स जो है वो सिर्फ मोमेंटम के नहीं, क्या कहना चाहिए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के कैसा होता है, कैसा प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चेंज इन लीनियर मोमेंटम के, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, बात को ध्यान से सुनना। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो जो फोर्स है वो उस बॉडी में आने वाले लीनियर मोमेंटम के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या ना? लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। और हमने ये भी देखा है कि फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? टाइम के। तो टाइम भी मैटर करता है कि अगर आप कम टाइम में फोर्स लगा रहे हो तो उसमें मोमेंटम उतना नहीं आता, अगर आप ज्यादा टाइम में फोर्स लगा रहे हो तो उसमें मोमेंटम ज्यादा आता है। तो यहां से अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और अपॉन में क्या? टाइम। यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने इसके लिख दिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके लिख दिया? टाइम के। ये न्यूटन का क्या है? सेकंड लॉ। व्हेन एन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। रेट किसके लिए यूज कर रहे हैं हम वर्ड? टाइम के लिए। तो फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की जरूरत क्यों पड़ी ये समझ में आ गया कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट का मास सेम हो तो उसकी वेलोसिटी मैटर करती है, वेलोसिटी सेम हो तो मास मैटर करता है, वेलोसिटी सेम हो तो मास मैटर करता है, और मास सेम हो तो वेलोसिटी मैटर करती है। इसलिए हमने दोनों को कंबाइंड करके एक क्वांटिटी बनाई, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और वेलोसिटी के। वेलोसिटी और मास का बेसिकली प्रोडक्ट के इक्वल हुआ करता है, ठीक है। अब बच्चों, अब हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को समझना शुरू किया। तो न्यूटन के सेकंड लॉ को हमने दो एग्जाम्पल से समझा। पहले मेरी बात सुनना। पहला एग्जाम्पल तो ये कि हमने ये समझ में आया कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, हाँ या ना? होगी। हम ज्यादा फोर्स लगाएं तो ज्यादा चेंज होती है, ठीक है। तो अगर हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, और अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएं तो ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आता है, या इसकी जगह हमने ये कहना शुरू कर दिया कि हम ज्यादा फोर्स लगाएं तो ज्यादा लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है, ठीक है। ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आने को हमने क्या कहना शुरू कर दिया? ज्यादा लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है। वो है ही, आप सोचो, लीनियर मोमेंटम होता क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास तो 1 kg है, लेकिन वेलोसिटी अगर हम एक फोर्स लगाएं तो 2 आती है, एक ज्यादा फोर्स लगा दें तो 5 हो जाती है, और ज्यादा लगा दें तो 10 हो जाती है। तो इनमें से लीनियर मोमेंटम के आंसर भी तो बढ़ते जा रहे हैं, हाँ या ना? अगर हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या बढ़ती जा रही है? वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और वेलोसिटी अगर बढ़ती जा रही है तो किसके आंसर बढ़ते जा रहे हैं? बोलो, लीनियर मोमेंटम के। और लीनियर मोमेंटम के अगर आंसर बढ़ते जाएंगे तो उनके चेंज के भी आंसर बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लो ये इनिशियल था, ये फाइनल था, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो चेंज निकल जाएगा। तो कितना आंसर आया? 3। और अगर मान लो ये इनिशियल था और ये फाइनल था, तो जब यहां पर चेंज निकालोगे तो 10 - 2 करोगे तो ये कितना आया? 8। तो लीनियर मोमेंटम में चेंज भी ज्यादा आएंगे। तो फोर्स ज्यादा लगाने पर लीनियर मोमेंटम में चेंज भी ज्यादा आता है। और दूसरा एग्जाम्पल हमने क्रिकेट प्लेयर वाला लिया कि वो अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों कर लेते हैं? वो टाइम बढ़ाते हैं जिससे हाथ पर क्या कम लगे? फोर्स कम लगे, हाँ या ना?
अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर आपको बोला जाए कि मान लो आपको कोई पुश कर दे और पुश करने पर आप गिरो एक ऐसी जगह पर जहां पर मिट्टी है, ठीक है, एक तो आपने क्या कहां पर गिरे आप, जहां पर मिट्टी थी, और एक आप ऐसे मार्बल पर गिरे, तो बताओ आपको कहां ज्यादा चोट लगेगी? मार्बल पर ज्यादा चोट क्यों लगेगी? मार्बल पर और मिट्टी के कंपैरिजन में जब आप मिट्टी पर जब गिरते हो तो मिट्टी पर जब गिरोगे तो मिट्टी अंदर की तरफ क्या होगी? कंप्रेस, अंदर की तरफ कंप्रेस होगी, तो हमारा टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा तो क्या कम लगेगा? फोर्स। जबकि मार्बल पर गिरोगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, टाइम नहीं बढ़ेगा, टाइम कम, तो क्या ज्यादा लगेगा हाथ पर? फोर्स। तो इसका मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। तो हमने यहां से दो चीजें कंक्लूड की हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के। तो न्यूटन ने इन दोनों को कंबाइन करके एक लॉ बनाया कि फोर्स जो है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, ये उन्होंने जब कंबाइंड किया था तो ये अलग अलग लेकर नहीं चले थे वो, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग समझाया है कि टाइम के इन्वर्सली होता है, इसके डायरेक्टली होता है, वो इसको कंबाइंड करके चले थे। ठीक है, वो कंबाइंड करके चले थे। मतलब इसको भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। बच्चों, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अभी मान लो 0 है, वो रेस्ट पर है, ठीक है, और मान लो आपने यहाँ पर फोर्स लगाया उसको 5 न्यूटन का। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। और ये जो बॉल है, ये बॉल थोड़ी देर बाद हमने देखा तो इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने कितना फोर्स लगाया था? 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। और 0 से 5 मीटर पर सेकंड होने में सपोज करो एग्जाम्पल के लिए इसको लग रहे थे कितने सेकंड? 5 सेकंड। एग्जाम्पल के लिए कितने सेकंड लग रहे थे? 5 सेकंड। लेकिन अगर मैं यही सिचुएशन फिर से आपके सामने रखूं कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 0 है, इनिशियली वो रेस्ट पर है, और उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वो हो गई 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसमें टाइम जो है उसको टाइम लग गया सपोज करो कितना? 15 सेकंड। अब ये वाली सिचुएशन ध्यान से देखना, 0 से 5 मीटर पर सेकंड पहले हो रही थी कितनी देर में? 5 सेकंड में। और अब 0 से 5 मीटर पर सेकंड हो रही है कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। बता सकते हो कि इस सिचुएशन में ज्यादा फोर्स रहा होगा या इस सिचुएशन में? 5 सेकंड वाले में रहा होगा। अरे यहां तो 0 से 5 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में हो गई और यहां 0 से 5 मीटर पर सेकंड 15 सेकंड में हुई। तो यहां पर इसका मतलब क्या कम लग रहा है? फोर्स। जैसे एग्जांपल के लिए 3। तो आपको क्या बात समझ में आ रही है कि यहां पर लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो तो दोनों जगह पर कैसा है? सेम है, तो सेम ही है, लेकिन टाइम क्या है? अलग अलग। टाइम ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर क्या कम लगाया गया था? क्या कम लगाया गया होगा? फोर्स। और अगर टाइम कम है तो इसका मतलब वहां क्या ज्यादा लगाया गया? फोर्स। तो न्यूटन ने यहां से निकाला कि अगर सिर्फ लीनियर मोमेंटम पर नहीं, किस पर भी डिपेंड करती है ये बात? टाइम पर भी डिपेंड करती है कि अगर ज्यादा टाइम तक अगर लीनियर मोमेंटम में चेंज आया, ज्यादा टाइम में अगर चेंज आया लीनियर मोमेंटम में, इसका मतलब फोर्स जो है वहां पर कम रहा होगा। अगर लीनियर मोमेंटम में चेंज कम टाइम के अंदर आ गया, इसका मतलब वहां पर फोर्स ज्यादा रहा होगा। इसीलिए उन्होंने जब कंबाइंड किया तो उन्होंने कहा कि लीनियर फोर्स जो है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट उसके रेट के, सिर्फ इसके नहीं, किसके बोला? उसके रेट के, कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी कि सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम कम में अगर हुआ ये लेटर, ये चेंज जो आया वो कम टाइम में हुआ, तो इसका मतलब बोलो क्या ज्यादा हुआ? फोर्स ज्यादा लगा होगा। अगर ये जो चेंज आया है ये ज्यादा टाइम में आया तो इसका मतलब क्या कम लगा होगा? फोर्स। ठीक है, ये न्यूटन की सोच थी, ये न्यूटन ने इस तरह से इस लॉ को बनाया था। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।